friends, my name is Praveen Anchal and I welcome you all in our YouTube channel of Core Academy। और ये जो है हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे एनटीएससी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना, जो कि हिस्ट्री का लेसन नंबर 2 है। तो चलिए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 का ये पार्ट है ना। तो पहले तो ये चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, दैट इज एनटीएससी का ये लेक्चर है। एनटीएससी नाम क्या है? नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना, है ना। नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। ठीक, नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। अब समझते हैं कुछ चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये पूरा जो चैप्टर है फिर से हम लोग एक बार टाइमलाइन के माध्यम से इसे कंप्लीट करेंगे और समझेंगे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एनटीएससी में आ सकता है। ठीक है, तो चलिए एक बार ये टाइमलाइन हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर ये हमने यहाँ पर एक टाइमलाइन जो है वो ड्रॉ कर लिया है, एक बेसिक सा टाइमलाइन यहाँ पर हमने लिख दिया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ईयर्स लिख लेते हैं। तो सबसे पहले 10 इवेंट्स टोटल हम लोग इसमें पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, और यहीं पर कहीं देख लेते हैं 10। तो 10 इवेंट्स टोटल इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले इनके ईयर्स लिख लेते हैं। तो जो सबसे पहला है उसे कह लेंगे हम लोग 1858। 1858। उसके बाद दूसरा यहीं पर मैं ड्रॉ कर देता हूं 1887। ठीक है, 1858 1887। उसके बाद में एक और ये छोटा सा इवेंट हुआ था जिसे कहते हैं 1868। 1868। ठीक है, उसके बाद में 1903। फिर एक आएगा हमारा 1907। ठीक है, 1907। 1907, है ना। उसके बाद में हम लोग देखेंगे क्या, डायरेक्टली 1939 देखेंगे हम लोग, 1939। उसके बाद में नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ईयर है 1940, 1940। फिर है 1945। फिर है 1954। फिर है उसके बाद में 1965 और 1960 कर सकते हैं 1975, ये लास्ट हो गया अपना। ठीक है, तो इतने सारे हमारे पास में इवेंट्स हैं। 1858 एक ना ये ऊपर हो गया है, इसको आप यहां से हटा के आप यहीं पर लिख दीजिए। ठीक है, 1858 टू 1887, है ना। 1858 टू 1887 का जो पीरियड है यहाँ पर हम लोग इसमें देख लेंगे। तो इतनी सारी चीजें हैं, आप यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ये जो चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये पूरी इवेंट को जो है आपको अपने नोटबुक में भी जो है वो लिख लेना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पूरा सीरीज है। तो चलिए आगे का पूरा एपिसोड पूरे डिटेल में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1858 टू 1887, है ना। तो यहाँ पर मैं इसका जो है इवेंट पहले लिख देता हूँ। 1858 से 1887 हम लोग यहाँ पर देखेंगे फ्रांस के बारे में कि ये फ्रांस का डोमिनेशन कैसे यहाँ पर होता है। उसके बाद में 1868 में एक स्कॉलर रिवॉल्ट हुआ था फ्रेंच डोमिनेशन के अगेंस्ट में, है ना। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, स्कॉलर रिवॉल्ट। उसके बाद में 1903 में एक प्लेग बीमारी फैल गई थी ये जो रीजन में। तो इसे कहते हैं, इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे राइट हैंड के बारे में, राइट हैंड। उसके बाद में 1907 में हम लोग देखेंगे एक स्कूल एस्टैब्लिश हुआ था जिसे कहते हैं टोंकिन फ्री स्कूल। टोंकिन फ्री स्कूल, है ना, टोंकिन फ्री स्कूल। उसके बाद में 1939 में एक मूवमेंट हुआ था जिसे कहते हैं हुआ हाउ मूवमेंट, है ना। तो ये कई बार आ जाता है। देखिए ये ईयर्स
बेस्ड क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं, तो इसे आपको बहुत अच्छे से समझना है। हुआ हाउ मूवमेंट, हुआ हाउ मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद में 1940s में देखिए ना, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इसमें बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग वियतनाम के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो 1940s में वियतनाम के ऊपर कौन कब्जा कर लेता है? जापान, ठीक। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां जापान हैज कैप्चर्ड वियतनाम, तो वी फॉर वियतनाम। उसके बाद में 1945 में जो है वो जापान हार जाता है और वियतनाम जो है वो जीत जाता है, ठीक है। तो जापान लॉस्ट इन 1945, यहां पर ऐसे करके क्रॉस कर देते हैं, जापान लॉस्ट एंड हु वॉन? वियतनाम, ठीक। वियतनाम जो है इसमें जीत जाता है जापानीज वियतनाम वॉर में, ठीक है। उसके बाद में 1954 में फिर से एक बैटल होता है जिसमें फिर से दैट इज बिटवीन फ्रांस एंड वियतनाम, ठीक। तो फ्रांस फिर से हार जाता है इसमें, है ना। देखिए, फ्रांस को वियतनामीज ने फिर से हरा दिया और इसमें फिर से वियतनामीज क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं वियतनाम। उसके बाद में अमेरिका आता है, समझो, है ना, अमेरिका, ओके। सो अमेरिकन डोमिनेंस, अमेरिका आता है यहाँ पर यूएस से, और अमेरिका भी वियतनाम को नहीं हरा पाता है। तो लास्ट में ये जो वियतनाम है वो क्या बन जाता है? रिपब्लिक कंट्री बन जाता है ना, रिपब्लिक नेशन, ठीक है। रिपब्लिक, ठीक। तो आप समझ सकते हैं इस पूरे टाइमलाइन को देखकर कि कई सारे कंट्रीज ने वियतनाम के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वो कब्जा उसके ऊपर में अंततः नहीं कर पाए। किए थे कुछ समय के लिए, लेकिन फाइनली वियतनाम के लोगों में बहुत जबरदस्त विल पावर थी और वो सभी पावरफुल कंट्रीज को हराते गए और अपने देश को रिपब्लिक आजाद कर लिए। तो ये जो चैप्टर है द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना, उसमें हम लोग एक ऐसे देश के बारे में पढ़ेंगे जो कि काफी छोटा है, रिसोर्स फुल नहीं है, उसके बावजूद उनके देश के लोगों में विल पावर जबरदस्त है, इच्छा शक्ति जबरदस्त है, यूनिटी जबरदस्त है, और इसी सभी कैरेक्टरिस्टिक को मिलाकर उन्होंने इतने बड़े बड़े पावरफुल कंट्रीज को क्या कर दिया? हरा दिया, या फिर जीतने नहीं दिया कुछ देश को, जैसे कि अमेरिका ने इतना ज्यादा उनके ऊपर अत्याचार किया, एक्सप्लॉइट किया, बर्बाद कर दिया पूरा वियतनाम को, लेकिन उनकी एकता को नहीं तोड़ पाए और अंततः जो वियतनाम क्या बन जाता है? एक रिपब्लिक देश बन जाता है ना। तो इसी पूरी स्टोरी को हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से समझेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज आपको बताना चाहूंगा। इंडो चाइना का मतलब ये नहीं है कि हम लोग इंडिया और चाइना के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है, है ना। इंडो चाइना का मतलब ये है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो एक पेनिनसुलर पार्ट है ना, उसके बीच में 3 कंट्रीज पड़ते हैं जिसे कहते हैं वियतनाम, लाओस एंड कंबोडिया। तो अगर आप मैप में देखेंगे तो मैप में कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। तो ये हो जाएगा आपका ये वाला जो हिस्सा है, देखिए ये मैप में मैं बताने की कोशिश करता हूं तो समझो। तो ये हो जाएगा आपका क्या? ये हो जाएगा वियतनाम, ये हो जाएगा आपका लाओस और ये हो जाएगा आपका कंबोडिया। तो इस तरीके से ये जो रीजन को क्या बोलते हैं? इंडो चाइना बोलते हैं ना। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया वाले पूरे एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग? इंडो चाइना बोलते हैं। तो इस वाले चैप्टर में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे किसके बारे में? वियतनाम के बारे में, है ना। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से जो है वो समझ में आएगा, चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। सबसे पहले तो देखिए स्टार्टिंग में अगर आप वियतनाम के बारे में पढ़ेंगे तो वियतनाम में जो है वो चाइनीज इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था, है ना। और वियतनाम के जो एलिट थे और वहां का जो पूरा सिस्टम था, सोसाइटी था, उसमें चाइनीज कल्चर को फॉलो किया जाता था। और उनका जो धर्म था कन्फ्यूशियनिज्म, है ना, जिसको कन्फ्यूशियस ने दिया था, बहुत बड़े थिंकर थे, वहां के फिलोसोफर थे चाइना के, तो उस धर्म को फॉलो किया जाता है। तो इसके बेसिस पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है एनटीएससी में कि व्हाट इज द रिलीजन ऑफ वियतनाम। तो याद रखिएगा कन्फ्यूशनिज्म फॉलो होता है वहां पर। उसके अलावा बुद्धिज्म भी है जो कि काफी लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और ये कहां से आया है ये रिलीजन? ये आया है चाइना से। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला कि वियतनाम के लोग किनसे इन्फ्लुएंस्ड हैं? चाइनीज कल्चर, चाइनीज ट्रेडिशन, चाइनीज कस्टम और चाइनीज रिलीजन, दैट इज कन्फ्यूशनिज्म, है ना।
तो इस तरीके से ये पूरा स्टार्ट होता है। उसके बाद में जब 1858 में पहली बार कौन आते हैं, फ्रेंच मिशनरीज आते हैं। तो जो मिशनरीज होते हैं ना, उनका काम ये होता है कि लोगों का जो धर्म को परिवर्तन किया जाए, मतलब रिलीजन को कन्वर्ट किया जाए इनटू क्रिश्चियनिटी। तो वो अपने काम पे लग गए। लेकिन ये जो मिशनरी का काम था, है ना, लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना, ये वहां के जो लोग थे उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ठीक है। इसीलिए वहां के लोगों ने 1868 में क्या कर दिया, स्कॉलर रिवॉल्ट कर दिया। तो स्कॉलर कौन थे, जो उस समय के राजा थे, जिनके कोर्ट ऑफिशियल्स हुआ करते थे, जो कि काफी नॉलेजेबल पर्सन थे। तो उन्होंने बोला कि हम अपना रिलीजन, हम अपना जो पूरा ट्रेडिशन है, कस्टम है, कल्चर है, उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, स्कॉलर रिवॉल्ट। तो स्कॉलर रिवॉल्ट क्यों हुआ था, अगेंस्ट दी फोर्सफुल कन्वर्जन ऑफ वियतनामीज पीपल इनटू द क्रिश्चियनिटी। तो ये पूरे उसके खिलाफ में ये स्कॉलर रिवॉल्ट हुआ था। कब हुआ था, 1868 में। तो ये याद रखिएगा, है ना। अब इसके बाद में एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि जब ये स्कॉलर रिवॉल्ट हुआ, उसके बाद में जो फ्रांस की सरकार ने अपनी पूरी मिलिट्री वहां पर भेज दी, और उसके बाद में पूरे फ्रांस को कब्जा कर लिया था। कब, 1887 में। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, अगर ये वियतनाम को आप देखोगे तो वियतनाम जो है आप तीन भागों में इसे डिवाइड कर सकते हो, है ना। वियतनाम को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हो, 3 भागों में। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जैसे कि मान लीजिए आपका वियतनाम है, ठीक है, ये वियतनाम है आपका। तो वियतनाम को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हो, नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ। तो जो नॉर्थ वाला भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ से स्टार्ट करते हैं, साउथ से कॉन्चिनचिना, कॉन्चिनचिना, ठीक है। उसके बाद में जो मिडिल वाला पार्ट है उसे कहते हैं अन्नाम, क्या कहते हैं, अन्नाम। और जो नॉर्थ वाला पार्ट है उसे कहते हैं टोंकिन, है ना, याद रखिएगा, टोंकिन, है ना। तो साउथ वाला पार्ट को क्या कहेंगे, कॉन्चिनचिना, सेंट्रल वाले पार्ट को क्या कहेंगे, अन्नाम, और लास्ट वाला पार्ट क्या है, टोंकिन। तो इस पूरे एरिया पे फ्रेंच जो है वो पूरा कंट्रोल कर लेता है। कब, 1887 तक। और इनका जो पूरा कंट्रोल रहेगा कब तक रहेगा, 1940 तक, है ना। क्योंकि 1940 में कौन कंट्रोल कर लेता है वियतनाम को, जापान। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम लाइन में बहुत आसानी से, ठीक है। तो ये आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में इनका जो डोमिनेशन चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। और ये चाहते हैं कि जो पूरा वियतनाम है उसमें फ्रेंच कल्चर जो है वो पूरा स्प्रेड हो जाए और लोग फ्रेंच लोगों की इज्जत करने लगे। एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ, जो फ्रेंच के लोग थे उन्हें कहा जाता था कोलोन्स। क्या कहते थे, COLONS, कोलोन्स कहा जाता था। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर दी पीपल ऑफ फ्रेंच कम्युनिटी वर कॉल्ड इन वियतनाम। तो क्या कहते थे, उन्हें कोलोन्स कहते थे। अब उसके बाद में 1903, तो 1903 में जो है वो एक रैट हंट वहां पर स्टार्ट हो गया था। तो ये क्या हुआ एक्चुअली, देखिए, जो वियतनाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है जिसे कहते हैं हनोई, हाँ, क्या कहते हैं, हनोई, कैपिटल है एक्चुअली ये, हनोई। तो हनोई जो है वो बहुत ही डेवलप्ड एरिया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सभी बड़े बड़े अधिकारी हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो यहाँ पर रहा करते थे। तो ये काफी अच्छे तरीके से डेवलप्ड एरिया था, ठीक है। लेकिन इसके आसपास का जो एरिया था ना, वो उतना डेवलप नहीं था। तो कई बार क्या होता था कि ड्रेनेज सिस्टम उतनी अच्छी तरीके से मैनेज ना होने पाने की वजह से, है ना, वहां पर बहुत सारे चूहे पनप गए थे। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर गंदगी रहेगी तो चूहे की ब्रीडिंग बहुत फास्ट होती है। तो वो जो चूहे थे ना, वो इतनी ज्यादा उनकी संख्या बढ़ गई थी कि वो इस हनोई वाले एरिया पे भी एंटर कर गए। कहां से, वो ड्रेनेज नालियों के माध्यम से, गटर के माध्यम से हनोई वाले एरिया में भी आ गए। और यहाँ के जो स्ट्रीट है और जो फ्रेंच हाउसेस है वहां भी वो घुसने लगे। और जब आपको पता है चूहों की वजह से प्लेग होता है, और उस समय जो हनोई में प्लेग हुआ था उसे कहते हैं ब्यूबोनिक प्लेग। क्या कहते हैं, ब्यूबोनिक प्लेग, ठीक है। तो ये ब्यूबोनिक प्लेग हो गया था, कहां पर, हनोई में। जिसकी वजह से जो फ्रेंच के लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। इसीलिए उन्होंने एक स्कीम निकाला कि भाई आप जो है, मतलब वियतनामीज लोगों को कहा गया कि आप जो है वो चूहों को मार के लाइए और इसके बदले में आपको इनाम मिलेगा, जिसे बाउंटी कहा जाता था उस समय, है ना। तो इस जो इनाम है वो उसको चूहों को लाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उनका जो टेल है, जो उनका पूंछ है, उसको ले आइए और अपना इनाम ले जाइए। तो इस तरीके से ये जो रेड हंट वाला सिस्टम वहां पर चल निकला। और लोग भी बहुत ही स्मार्ट थे, वियतनामीज जो थे वो काफी स्मार्ट थे। वो क्या करते थे कि वो जानते थे, स्टार्टिंग में तो उन्होंने चूहों को काफी मारा, लेकिन बाद में उनको लगा कि भाई अगर सभी चूहों को हम लोग मार देंगे तो हमको इनाम कहाँ से मिलेगा। इसलिए वो चूहों को मारने के बजाय सिर्फ चूहों को जो है वो पूंछ को काटते थे और चूहों को छोड़ देते थे, है ना।
मतलब कि सिर्फ पूंछ को लेके जाके वो इनाम लेते थे और चूहों को मारते नहीं थे, उसे उन्हें छोड़ देते थे ताकि उनका ब्रीडिंग हो सके, और ब्रीडिंग होगा तो पॉपुलेशन चूहों का बढ़ेगा, पॉपुलेशन चूहों का बढ़ेगा तो उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो हमेशा बना रहेगा। तो इस तरीके से वियतनामीज भी अपना स्मार्टनेस दिखाते थे। लेकिन जो ये पूरी कॉन्स्पिरेसी थी वो फ्रेंच ऑफिशियल्स को पता चल गई और बाद में उन्होंने ये पूरा सिस्टम जो है वो बंद कर दिया, है ना। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ था? हैनोई में हुआ था, ठीक है। कौन सा प्लेग था? ब्यूबोनिक प्लेग। किस लिए हुआ था? रेड की वजह से, चूहों की वजह से हुआ था, ठीक है। और ये पूरा सिस्टम आप बहुत अच्छे से समझ गए। उसके बाद में चलते हैं 1907 में, इन 1907। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रांस जो है वो हमेशा चाहता था कि वो वियतनाम को कल्चरली पूरा जो है चेंज कर दे इनटू फ्रेंच कल्चर। वहां के लोग फ्रेंच के लोगों को रिस्पेक्ट दे, ऑनर दे, है ना। और जो वहां के बच्चे हैं वो पूरी फ्रेंच कल्चर में जो है वो कन्वर्ट हो जाए, क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करे। तो इस तरीके का पूरा उनका सिस्टम था। तो इसीलिए उन्होंने टोंकिन फ्री स्कूल सेटअप किया कब? 1907 में। और इनका जो है सबसे बड़ा मोटो ये था कि इसमें जो है फ्रेंच कल्चर को प्रमोट किया जाए और वियतनामीज कल्चर को जो है वो सप्रेस किया जाए, है ना। जिस वजह से जो वियतनाम के लोकल लोग थे, स्टूडेंट्स थे, वो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और वो ओपन तरीके से क्रिटिसाइज करते थे पूरे सिलेबस का, क्योंकि जो पूरा सिलेबस था वो फ्रेंच के कल्चर को, ट्रेडिशन को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाता था। और वो बताते थे कि हम जो है वियतनाम में आए हैं, मतलब जो फ्रेंच लोग कहते थे हम जो है वियतनाम में आए हैं वियतनामीज को सिविलाइज करने के लिए। जैसे ब्रिटिशर्स हमको बोलते थे ना, ब्रिटेन के लोग भारत में आए हैं इंडियंस को सिविलाइज करने के लिए, वैसे ही ये जो फ्रेंच एक्सक्यूज देते थे कि हम वियतनाम में आए हैं वियतनामीज को सिविलाइज करने के लिए। और कई सारे वो चीजें करते थे ना। इसमें क्या पढ़ाते थे? वो साइंस पढ़ाते थे, हाइजीन पढ़ाते थे और अपना जो फ्रेंच लैंग्वेज थे उसे पढ़ाते थे। और जो वियतनाम में एक सिस्टम है लंबे बाल रखने का, तो इन्होंने क्या कहा कि एज पर दी फ्रेंच कल्चर हम लोग लंबे बालों को सपोर्ट नहीं करते हैं और सभी जो है बच्चों का बाल को बहुत ज्यादा शॉर्ट करवा दिया जाता था, जिसको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता था, है ना। तो इस तरीके से टोंकिन फ्री स्कूल के बारे में आप समझ सकते हैं। और ये जो टोंकिन फ्री स्कूल में इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म होता था बाय द लोकल पीपल कि उन्होंने खुद का अपना कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना लिए थे, है ना। जैसे कि यंग पार्टी ऑफ यंग अन्नान, ऐसा कुछ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बच्चों ने, जो यंग लीडर्स हैं, उन्होंने बना लिया था स्कूल लाइफ से ही। तो इस तरीके का पूरा सेटअप रहा था। जो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पूरा कल्चर था ना उसको डोमिनेट करना चाहते थे वियतनामीज। और कई बार वो कंफ्यूज भी हो जाते थे इसमें। कैसे कंफ्यूज हो जाते थे? कि वो चाहते तो थे कि वियतनामीज को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, लेकिन एक तरफ वो डरते भी थे कि अगर वियतनामीज को हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड कर दिए तो वो कहीं हमारे कॉलोनियल पीरियड के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क ना उठाते, है ना। इसलिए वो हमेशा डाउट में रहते थे कि हम जो है वो वियतनामीज को एजुकेशन प्रोवाइड करें कि नहीं करें, करें तो किस तरीके से करें। तो इस तरीके का पूरा सिस्टम था। इसलिए वो बहुत गलत तरीके से लोगों को पढ़ाते थे, लोगों को मतलब कि वियतनामीज के जो बच्चों को बहुत गलत तरीके से पढ़ाया करते थे, अपना ही जो है बढ़ा चढ़ाकर बताते थे और उनका बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से उनके कल्चर को क्रिटिसाइज किया जाता था। किनके कल्चर को? वियतनामीज के कल्चर को क्रिटिसाइज किया जाता था, है ना। तो ये टोंकिन फ्री स्कूल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। उसके बाद में जो 1939 में हुआ हाउ मूवमेंट स्टार्ट हुआ, है ना। तो हुआ हाउ मूवमेंट किसने स्टार्ट किया? तो याद रखिएगा, नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, वियतनामीज नेम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पर इनका नाम था ह्यून फ्यू शॉ। क्या नाम था? ह्यून फ्यू, है ना, ह्यून फ्यू शॉ, ये इनका नाम था। तो इन्होंने जो है ये हुआ हाउ मूवमेंट स्टार्ट किया था। ये भी जो है वो कल्चरल डोमिनेंस के अगेंस्ट में ही ये मूवमेंट था। और ये लोगों को बोलते थे कि आप ड्रिंक ना करें, स्मोकिंग ना करें, है ना, गैम्बलिंग ना खेलें और जो अफीम वगैरह का है ना, ओपियम वगैरह का इस्तेमाल ना करें। तो इस तरीके का ये जो रिक्वेस्ट है लोगों से किया करते थे। और ये बहुत ही बड़े थिंकर भी थे, ठीक है। लेकिन इनको जो है फ्रेंच की जो सरकार थी वो बहुत ज्यादा डरती थी इनसे, इसीलिए इनको अरेस्ट करके
मेंटल असाइलम में डाल दिया गया। मेंटल असाइलम मतलब कि समझिए मेंटल हॉस्पिटल जैसा पूरा कंडीशन था, वहां डाल दिया गया। इनको पागल डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है, मैड मतलब डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन बहुत बड़े थिंकर थे, जैसे ही वो मेंटल हॉस्पिटल में गए, इनका इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस था कि जो डॉक्टर थे ना वही इनके फॉलोअर बन गए। समझ रहे हैं आप कि ये हॉस्पिटल में भी, जहां पर मेंटल हॉस्पिटल है, उन डॉक्टर भी इनके क्या बन गए, फॉलोअर बन गए। तो जब डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि जो ह्यून फो शो है वो मेंटली रूप से बहुत ज्यादा फिट है, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है, तो फ्रेंच ने जब ये सुना तो फ्रेंच इतना ज्यादा क्रोधित हुए, इतना ज्यादा उनको गुस्सा आया कि ह्यून फो शो को कहां भेज दिए, लॉस, ये देख रहे हैं ना, लॉस, तो वहां भेज दिए। और जो डॉक्टर उन्होंने डिक्लेयर किया था और जो सपोर्ट करते थे ह्यून फो शो को, उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया। अभी कॉन्सेंट्रेशन कैंप क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें लोगों को जबरदस्ती डिटेन करके एक जगह पे कैद कर दिया जाता है और उनके साथ में बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है एक साथ, ठीक है। तो ये हो गया ह्यून फो शो का केस स्टडी। अब उसके बाद में हम लोग चलते हैं 1940 में। तो 1940 में जापान, तो जापान जो है वो ईस्ट एशिया का बहुत पावरफुल कंट्री था और वो अपने टेरिटरी को हमेशा बढ़ाना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो एक आइलैंड देश है, हमेशा नेचुरल कैलेमिटीज, अर्थक्वेक, सुनामी वगैरह आते रहता है जापान में, इसलिए वो अपने टेरिटरी को हमेशा बढ़ाने की कोशिश करता था। और उसी लिए उसने वियतनाम में कब्जा कर लिया, कब, 1940 में, है ना। अब देखिए एक समय ऐसा था 1940 से 45 में बीच में कि वियतनामीज जो है वो जापान के साथ भी लड़ रहे हैं और फ्रेंच ट्रूप्स के साथ भी लड़ रहे हैं, लेकिन फाइनली उन्होंने जापान को हरा दिया, कब, 1945 में। और वियतनाम जो है वो एक रिपब्लिक देश बना लिया उसे, ठीक है। और इसमें जो सबसे बड़े लीडर थे ना, उनका नाम था हो ची मिन। क्या नाम था? हो ची मिन, है ना, हो ची मिन इनका नाम था, याद रखिएगा। बहुत बड़े लीडर हैं ये, जैसे भारत में महात्मा गांधी थे ना, वैसे ये हो ची मिन थे। जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था वियतनाम का, उसके सबसे बड़े कैरेक्टर कौन थे? हो ची मिन, है ना। इनका रोल बहुत ज्यादा था और जो जापान को हराने में इनका बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। इन्होंने एक लोगों की आर्मी बनाई थी जिसे वियतमिन कहते हैं। क्या कहते हैं? वियतमिन, याद रखिएगा, वियतमिन, है ना। तो ये वियतमिन इन्होंने बनाया, ठीक है। ये क्या है? पीपल्स आर्मी है, लोगों का आर्मी है। और ये एक किस फिलोसफी पर बिलीव करते थे? कम्युनिस्ट फिलोसफी पर। किस पर बिलीव करते थे ये? कम्युनिस्ट। तो ये बिलीव करते थे कम्युनिस्ट फिलोसफी पर। कम्युनिस्ट फिलोसफी मतलब क्या होता है? जो सोशलिज्म वाला मैंने बताया था ना, कि जितनी भी चीजें हैं, जितना भी रिसोर्सेज है, वो सभी का सब गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहिए, प्राइवेट इंडिविजुअल के पास में प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, है ना। और इक्वेलिटी होनी चाहिए, शेयरिंग होना चाहिए, इक्वल शेयरिंग होना चाहिए रिसोर्सेज का। तो ये सभी चीजों पर कौन बिलीव करते थे? हो ची मिन बिलीव करते थे, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही वियतनाम को आजादी मिली 1945 में, तो ये जो फ्रांस का जो फ्रेंच ट्रूप्स थे, उनसे देखा नहीं गया और वो फिर से वियतनाम में अटैक कर दिया अपने ट्रूप्स के माध्यम से, टू रीगेन इट्स लॉस्ट टेरिटरी। तो फ्रांस जो है वो फिर से वियतनाम के ऊपर में अटैक कर देता है 1945 से, और ये लगभग 1954 तक ये पूरा जो है पीरियड चलता रहता है। और लास्ट में जो है वियतनामीज ने फ्रांस को भी हरा दिया, ठीक है। तो 1954 में फ्रांस को हराने के बाद में एक ट्रीटी होता है दोनों के बीच में। कहां होता है? जेनेवा में, ठीक है। ये जेनेवा में एक ट्रीटी होता है। जेनेवा कहां है भाई? इटली में है, ठीक है। तो जेनेवा में एक ट्रीटी होता है और उस ट्रीटी में ये डिक्लेयर होता है कि अब जो वियतनाम है वो दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। कितने भागों में? दो भागों में, है ना। तो वियतनाम विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो एक जो है वो नॉर्थ वियतनाम और एक है जो साउथ वियतनाम, है ना, नॉर्थ और साउथ वियतनाम। तो जो नॉर्थ वियतनाम में कौन आएंगे? तो नॉर्थ वियतनाम में आएंगे हो ची मिन। कौन आएंगे भाई? हो ची मिन आएंगे। नॉर्थ वियतनाम में हो ची मिन आ जाएंगे। और साउथ वियतनाम में ना जो ये फ्रांस को सपोर्ट करते थे, एक पपेट रूलर थे जिनका नाम था बाओ दाई, है ना। तो बाओ दाई आ जाएंगे यहाँ पर, बाओ दाई आ जाएंगे, ठीक है। तो साउथ को कंट्रोल करेंगे बाओ दाई और नॉर्थ को कौन कंट्रोल करेंगे? हो ची मिन। तो इस तरीके से ये पूरा जेनेवा ट्रीटी में एग्रीमेंट हुआ था, जिसे फ्रांस और वियतनाम दोनों ने क्या किया था? एक्सेप्ट किया था, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है ना, उसके बाद में ये जो
बाओदाई थे, पपेट रूलर थे, तो इनको भी हटा दिया गया, एक इनको हटाकर एक नेशनल लिबरेशन फ्रंट इनकी जगह पे आ गए थे, ठीक है। तो इनको बाद में हटाकर कौन आ गए थे, नेशनल लिबरेशन फ्रंट, नेशनल लिबरेशन फ्रंट। और ये जो नेशनल लिबरेशन फ्रंट के लीडर क्या का नाम क्या था, नगो दिन दिन, है ना, नगो दिन दिन। ये थोड़ा सा नाम बहुत ही डिफिकल्ट है, तो नगो NGO दिन, DIEN दिन, DIEM, है ना। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, नगो दिन दिन। तो ये कौन थे, लीडर थे नेशनल लिबरेशन फ्रंट के, और ये हो ची मिन के बहुत बड़े सपोर्टर थे। और ये नेशनल लिबरेशन फ्रंट भी किस पे बिलीव करता था, इस पे बिलीव करता था, किस पे, कम्युनिज्म पे, है ना, कम्युनिस्ट फिलोसफी थी इनका भी, नेशनल लिबरेशन फ्रंट का भी, ठीक है। तो भाई देखो, इनका भी जो फिलोसफी है वो कम्युनिस्ट है, इनका भी फिलोसफी कम्युनिस्ट है, इनके जो लीडर है वो हो ची मिन के क्या है, सपोर्टर है। तो दोनों चाहेंगे ना कि भाई नॉर्थ और साउथ का जो कि पूरा दृष्टिकोण एक ही है, तो दोनों क्या हो जाए, एक हो जाए, है ना। इसीलिए वो दोनों एक होना चाहते हैं, नॉर्थ और साउथ दोनों क्या होना चाहते हैं, एक होना चाहते हैं, यूनिफिकेशन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं ये, यूनिफिकेशन, ठीक है। तो यूनिफिकेशन करना चाहते हैं ये यूनिफिकेशन, ठीक। लेकिन ये यूनिफिकेशन को कौन नहीं देख पा रहा है, अमेरिका, है ना। मैं बताऊंगा कि क्यों यूनिफिकेशन को नहीं चाह रहा है अमेरिका, और क्यों इनका जो पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिस्ट है वो पसंद नहीं आ रहा है अमेरिका को। लेकिन अमेरिका में आने से पहले मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, क्या ये जो बाओदाई थे, है ना, तो कुछ जो थे वो बाओदाई को सपोर्ट करते थे और कुछ उनको अगेंस्ट में थे, ठीक है। तो जैसे वियतनाम को मॉडर्न करने की जब बात आती थी ना, तो कुछ लोग जो मोनार्किक सिस्टम है उसको सपोर्ट करते थे और कुछ लोग उनके अगेंस्ट में थे। जैसे कि जो मोनार्किक सिस्टम को सपोर्ट करते थे उनमें एक बहुत बड़ा नाम था, क्या नाम था उनका, फैन बॉय चॉ, है ना। तो फैन बॉय चॉ जो थे वो मोनार्किक सिस्टम को सपोर्ट करते थे और वो चाहते थे मोनार्किक सिस्टम को अपोज करने की बजाय उनका सपोर्ट लेके फ्रेंच रूल को अपोज किया जाए, ठीक है। तो इस तरीके का उनका विचारधारा था और वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की चाहते थे। कौन, फैन बॉय चॉ, है ना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं उनका नाम, फैन बॉय चॉ। तो ये फैन बॉय चॉ जो थे ना, वो क्या करते थे, मोनार्किक सिस्टम को सपोर्ट करते थे और मोनार्किक सिस्टम इन द सेंस कि वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशन भी हो और राजा भी हो, ठीक है। और वो फ्रेंच रूल को अपोज करते थे पूरी तरीके से, एक भी चीज उनको पसंद नहीं था फ्रांस का, ठीक। और ये बहुत ही बड़े कन्फ्यूशियन स्कॉलर थे और इन्होंने एक बुक लिखा था जिसे कहते हैं द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, ठीक है। तो ये बुक बहुत ही फेमस है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, ठीक, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। इसमें इन्होंने दो चीजें कही थी, एक जो था कि कैसे वियतनाम ने अपना सोवेनिटी खो दिया। सोवेनिटी मतलब क्या होता है कि अपना इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन लेने का हक, एक आजादी आप समझ सकते हो, कैसे उन्होंने खो दिया। दूसरा उन्होंने बोला कि कैसे हमारी जो दूरियां हैं रिलेशन विद चाइना, वो कैसे दूरियां बढ़ती गई चाइना के साथ में। तो ये इसमें बताया गया है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। किन्होंने लिखा था, फैन बॉय चॉ ने लिखा था, ठीक है। और ये किसको सपोर्ट करते थे, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को सपोर्ट करते थे, राजा के अगेंस्ट में नहीं थे ये, है ना। उसके बाद में दूसरे जो बहुत ही बड़े लीडर होते हैं उनका नाम था फैन चू ट्रिन। क्या नाम था, फैन चू ट्रिन। एक दूसरे, एक तो पहला ये हो गया, दूसरे हो गया फैन चू ट्रिन। तो फैन चू ट्रिन था एक का नाम। तो ये फैन चू ट्रिन जो थे ना वो मोनार्किक सिस्टम के पूरी तरीके से विरोध में थे और ये एक नेशनलिस्ट वियतनामीज थे। और इन्होंने जो है ये पूरे, जैसे मैंने आपको बताया कि मोनार्किक सिस्टम को पूरी तरीके से अपोज किया और इसके साथ में ये फ्रेंच रूल को तो अपोज करते थे लेकिन पूरी तरीके से नहीं करते थे। मतलब जो उनका अच्छा चीज है उसको आप एक्सेप्ट करो और जो खराब चीज है उसको हटा दो। तो इस तरीके से जो वहां का एजुकेशन पॉलिसी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है ना फ्रांस के लोगों ने, तो उसके बहुत बड़े सपोर्टर थे कौन, फैन चू ट्रिन, है ना। तो इस तरीके से फैन चू ट्रिन कहते थे कि जो अच्छी चीज है उसे अडॉप्ट करो, जो बुरी चीज है उसको बॉयकॉट करो। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि जो फ्रांस है ना, उसने कुछ अच्छे काम भी किए थे। जैसे कि वहां वियतनाम जो है अपने राइस कल्टीवेशन और अपने रबर प्लांटेशन के लिए बहुत जाना जाता है ना। तो राइस कल्टीवेशन और रबर प्लांटेशन को बढ़ावा देने के लिए
जो फ्रांस की सरकार ने वियतनाम में कुछ अच्छे काम किए थे, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया था, है ना। और जब इसका बात आता है किसका, रबर प्लांटेशन का, तो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसे कहते हैं इंडेंजर्ड लेबर। तो इंडेंजर्ड लेबर क्या हो जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो लेबर होते हैं ना, जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम दिया जाता है, तो उन्हें कहते हैं इंडेंजर्ड लेबर। इसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो पूरी तरीके से मालिक के फेवर में होता है, वर्कर्स के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए वर्कर्स का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो काम मिलता था उसमें। तो ये पूरा क्या रहा। हाँ, इसके साथ में एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि जो वियतनाम के लोग थे वो अपने को मॉडर्न करने के लिए अपने बच्चों को कहाँ भेजा करते थे, जापान, ताकि उनको मॉडर्न एजुकेशन मिल सके। और उसके साथ में 1911 में जो है ना, चाइना में एक बहुत बड़ा चेंज आया था, जिसमें चाइना के जो मोनार्किक सिस्टम है उसको रिपब्लिक गवर्नमेंट ने रिप्लेस कर दिया था। तो ये जो इवेंट हुआ था ना, वो वियतनाम के लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया कि हम लोग भी क्या बन सकते हैं, रिपब्लिक देश बन सकते हैं। तो इस तरीके से जो है चीजें डेवलप हो रही थी। अब बैक टू द टॉपिक आते हैं, कहां पर, यहाँ ये जो यूनिफिकेशन वाले में है ना। अब यहाँ तक हमने क्या समझा कि वियतनामीज ने जापान को हरा दिया 1945 में, फिर वियतनामीज ने फ्रांस को हरा दिया 1954 में, है ना। और ये जो पूरा ट्रीटी हुआ था ना, जो जेनेवा में हुआ था, इसे एक और भी बहुत ही स्पेशल नाम दिया गया है। तो उसका नाम क्या है, दिन बिन फ्यू। क्या नाम है, दिन बिन फ्यू। तो ये याद रखिएगा। तो जेनेवा ट्रीटी को ये भी नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में चलिए देखते हैं कि अमेरिका का कैसे एंट्री होता है वियतनाम में। तो देखिए जैसे मैंने बताया कि अब ये नॉर्थ और साउथ वियतनाम जो है वो एक होना चाह रहे हैं। दोनों का जो पॉलिसी है वो कम्युनिस्ट पॉलिसी है। तो इसलिए अमेरिका जो है बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि अमेरिका का जो पॉलिसी क्या है, अमेरिका का पॉलिसी है कैपिटलिस्ट कंट्री, है ना, कैपिटलिस्ट कंट्री अमेरिका, कैपिटलिज्म इनका जो पॉलिसी है। तो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म या फिर सोशलिज्म दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट में होता है, ठीक है। जो मैं आगे जाके अगर मैं बताना चाहूँ कि जो कोल्ड वॉर होता है ना अमेरिका और रशिया के बीच में, तो अमेरिका और रशिया के बीच में जो कोल्ड वॉर भी इसी के लिए होता है, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट या फिर कम्युनिस्ट की वजह से, है ना। क्योंकि रशिया क्या था, कम्युनिस्ट कंट्री था, और अमेरिका क्या था, कैपिटलिस्ट कंट्री का था। इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ में हमेशा लड़ते रहते थे कोल्ड वॉर में। तो वही यहाँ भी हो रहा है, अमेरिका जो है वो कैपिटलिस्ट है, वियतनाम क्या बनना चाह रहा है, कम्युनिस्ट बनना चाह रहा है। इसलिए अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता था कि वियतनाम जो है वो कम्युनिस्ट कंट्री बने, क्योंकि अमेरिका डर गया था कि अगर वियतनाम कम्युनिस्ट कंट्री बन गया तो बाकी आसपास की जो कंट्रीज हैं, लॉस है, कंबोडिया है, ये भी क्या बन जाएंगे, कम्युनिस्ट कंट्री बन जाएंगे। तो इसे क्या कहते हैं, डोमिनोस इफेक्ट कहते हैं। मतलब एक को देख के जब दूसरा अपना सिस्टम चेंज करता है तो उसको डर हो गया था कि उसको अमेरिका को, कि बाकी कंट्रीज भी अपना गवर्नमेंटल सिस्टम को चेंज ना कर लें। तो इसीलिए अमेरिका 1960s में कहा आता है, वियतनाम में आता है। और वियतनाम में आते ही बर्बादी का नया हिस्ट्री लिख जाता है। इतना डिस्ट्रक्शन कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। लाखों हजारों इनोसेंट लोगों की क्या हो जाती है, इसमें मृत्यु हो जाती है, दोनों साइड से, अमेरिका से भी और वियतनाम से भी, है ना। इसमें अमेरिका के पास में सभी प्रकार के मॉडर्न वेपन्स थे, और वियतनाम के लोगों के पास में विल पावर था, ठीक है। तो ये जो अमेरिका ने इस हद तक इसमें पूरे इन्वॉल्व हो चुके थे कि इन्होंने काफी डेंजरस वेपन का इस्तेमाल किया था, जिसे कहते हैं केमिकल वेपन तक का इस्तेमाल किया था इसमें, है ना। केमिकल वेपन तक का इसमें इस्तेमाल किया था, जिसका एक ऑफिशियल नाम है नापाम, और एक का नाम है एजेंट ऑरेंज। क्या नाम है, एजेंट ऑरेंज, ठीक है। एक का नाम है नापाम और दूसरे का नाम है एजेंट ऑरेंज। तो नापाम एक केमिकल वेपन होता है, अगर आपके बॉडी पे गिर जाए ना तो वो आपके बॉडी को जलाते जाता है, इतना खतरनाक होता है, ये निकलता नहीं है, चिपक जाता है वो। दूसरा होता है एजेंट ऑरेंज। तो एजेंट ऑरेंज जो है अगर आप जंगल में गिरा दोगे तो जंगल पूरा जो है वो तबाह हो जाता है, पूरा साफ हो जाता है जंगल, ठीक है। तो ये एजेंट ऑरेंज का उस लोग इसलिए यूज करते थे क्योंकि उस समय जो वियतनामीज थे ना वो जंगलों में छिप जाया करते थे, और जंगलों में छिप के जो है वो ब्रिटिश के जो अमेरिकन के जो ट्रूप्स होते थे उनके ऊपर हमला करते थे। तो अमेरिकन ने सोचा कि जंगल को ही खत्म कर दिया जाए, है ना, ताकि मैदान अगर होगा तो आसानी से वो वियतनामीज को मार सकेंगे। इसलिए एजेंट ऑरेंज और नापाम का बहुत ज्यादा यूज हुआ था, जो कि केमिकल वेपन है। इंटरनेशनल लेवल पर केमिकल वेपन के ऊपर भी बैन लग चुका है।
फिर भी अमेरिका इसको यूज करता था, जो कि काफी इनह्यूमन था, दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग। और एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, जो वियतनामीज और अमेरिकन के बीच में जो वॉर हुआ था ना, वो पहला टेलीविजन वॉर था जिसको दिखाया गया था। तो इट वॉज द फर्स्ट टेलीविजन वॉर विच वॉज टेलीकास्टेड लाइव ऑन द टेलीविजन, है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसमें जो वियतनाम की महिलाओं ने बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले किया था। द वुमेन ऑफ द वियतनामीज हैव प्लेड वेरी एक्टिव रोल। उन्होंने एक वॉरियर की तरह भी रोल किया और उन्होंने एक वर्कर की तरह भी रोल किया। वो जो है फील्ड में भी काम करती थी, प्लस गोला बारूद भी बनाती थी। कई सारे वॉर प्लेन्स को क्रैश किया, उड़ा दिया उन्होंने। और जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चलता था तो जो अब भाई जंगल को तो वो पूरा साफ कर देते थे एजेंट ऑरेंज का यूज करके। तो अंडरग्राउंड टनल बनाते थे लोग, रूम बनाते थे जहां पर वो रह सके, प्लानिंग कर सके, स्ट्रेटेजीज बना सके और छुपकर अमेरिकन के ऊपर वॉर कर सके। तो जो वियतनामीज की महिलाओं ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था ये पूरे स्ट्रगल में। और एक समय तो ऐसा था कि पूरे जो आर्मी था ना वियतनाम का, उसमें लगभग 60 से 70% सिर्फ महिलाएं थी। तो इस तरीके से इनका बहुत ज्यादा बड़ा रोल था। और अल्टीमेटली जो अमेरिका है, सब चीज होने के बावजूद उनके पास में, ठीक है, वो वियतनामीज के विल पावर को नहीं कम कर सके। और वियतनामीज को वो बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते थे। लेकिन वियतनामीज लोग जो है ना, वो बहुत 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 ज्यादा स्ट्रांग थे। उनमें जो यूनिटी थी वो गजब की थी, देखने लायक थी, ठीक है। तो अल्टीमेटली यूएसए जो है, मतलब वो एग्री हो जाता है कि चलिए भैया अब इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, तो वियतनामीज के साथ में क्या कर लिया जाए, हाथ मिला लिया जाए और पीस ट्रीटी कर लिया जाए, ठीक है। तो फाइनली 1974 में पीस ट्रीटी होता है, कहाँ, पेरिस में, है ना। और उसके बाद में जो अमेरिकन हैं वो अपने आप को विड्रॉ करते हैं और फाइनली 1975 में वियतनाम जो है वो एक रिपब्लिक देश बन जाता है। अमेरिका इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया था वियतनाम का कि अमेरिका के खुद वहां के सिटीजन जो है वो अमेरिका की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती थी कि आप क्या कर रहे हैं, है ना, इतने लोगों को आप बिना किसी रीजन के मार रहे हैं। बल्कि इंटरनेशनल और तो इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज हैं, वहां की जो देश हैं, वो भी अमेरिका के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि आप कैसे किसी दूसरे कंट्री के ऊपर में जाके उनके इंटरनल मैटर्स पर इंटरफेयर कर सकते हैं। आपको ये कौन अधिकार देता है? क्या आप अपने आप को इंटरनेशनल सुपर पावर समझते हैं कि आप ही जो है वो सब दादागिरी, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। तो ये बाकी कंट्रीज भी बोलते हैं थे कि आप बिना किसी वैलिड अथॉरिटी के दूसरे कंट्री के इंटरनल मैटर पे इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये पूरी चीजें चलती थी, है ना। सो आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें जैसे कि थोड़ा सा एक शॉर्ट रिकैप ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये फाइनली फ्रांस ने वियतनाम पर कब कब्जा कर लिया था, 1887 में। 1868 में क्या हुआ था, स्कॉलर रिवॉल्ट। 1893 में क्या हुआ था, रेड हंट कहाँ हुआ था, हैनोई में। 1907 में क्या बना, टोंकिन फ्री स्कूल, है ना। और 1939 में हुआ हाउ मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, क्यून फ्यू शो ने, ठीक। फिर 1940 में जापान ने वियतनाम पे कब्जा कर लिया। उसके बाद में 1945 में जापान हार गया, वियतनाम जीत गया। और सबसे बड़े लीडर कौन उभर के निकले, हो ची मिन, जिन्होंने एक लोगों की आर्मी बनाई थी, पीपल्स आर्मी बनाई थी, जिसे कहते हैं वियत मिन। और ये कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति थे, है ना, वो लीडर थे। उनके बाद में 1954 में फ्रांस को भी हरा दिया गया, क्योंकि फ्रांस फिर से वापस आ गया था जापान के जाने के बाद में। और वियतनामीज जीत गई फिर से। जिनेवा ट्रीटी होता है जिसमें वियतनाम दो भागों में डिवाइड हो जाता है, नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम। नॉर्थ किसको मिलता है, हो ची मिन को। साउथ किसको मिलता है, बाओ दाई को। बाओ दाई कौन थे, एक पपेट रूलर थे। फिर इनको हटा के नेशनल लिबरेशन फ्रंट आ जाती है। दोनों का विचारधारा एक ही है, इसलिए वो दोनों यूनिफिकेशन के लिए जाते हैं। लेकिन ये कौन नहीं लिख पाता है, अमेरिका। तो अमेरिका अपने पूरे आर्मी के साथ में कहां पर अटैक कर देता है, वियतनामीज में। क्यों, क्योंकि अमेरिका का पॉलिसी क्या है, कैपिटलिस्ट, और इनका पॉलिसी क्या है, कम्युनिस्ट, है ना। उसके बाद में अमेरिका बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है वियतनाम में। हजारों लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है। केमिकल वेपन तक का इस्तेमाल हो जाता है, जैसे नापाम और एजेंट ऑरेंज। लेकिन लास्ट में अमेरिका वियतनाम के लोगों की विल पावर को कम नहीं कर पाता है, इसलिए उनको फाइनली पीस ट्रीटी करना पड़ता है पेरिस में। और 1974 में ये ट्रीटी होता है और 1975 में जो वियतनाम है वो रिपब्लिक देश बन जाता है। ये नॉर्थ और साउथ वियतनाम का यूनिफिकेशन होके रिपब्लिक कंट्री बन जाता है। तो इस तरीके से पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग।
Now we will meet you in the next video. If you have any doubt, problem, confusion, you can comment below and let us know. So thank you. Bye bye. Take care.